Good morning, respected members. I would like to invite you all for 17th morning CME of our GP Association. And now I will request you all to stand up for Doctor's prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखताप्तानां प्राणिनाम आदिनाशनम. Now I would like to invite Dr. P.C. Shahi to introduce our speaker and continue the scientific session. Good morning, everyone. As part of our regular academic endeavors, today's topic is highly relevant and extremely crucial in our day-to-day clinical practice. The topic is antibiotics among common infections. To enlighten us on this subject, we are honored to have with us Dr. Saurabh Pandey. Dr. Saurabh Pandey is the first infectious disease physician in Eastern UP. I think we should give him a big round of applause for this. He works as a consultant in medicine and infectious diseases at Fatima IMS and Hospital, Gorakhpur. He also runs his own clinic, Shushma Medicare and Infection Clinic in Gorakhpur. Dr. Pandey is an HIV consultant at the ART Plus Center, BRD Medical College, Gorakhpur. He completed MBBS from KGMU, MD in Tropical Medicine from Kolkata, and he did his PDDC in infectious diseases from KGMU. He also trained in adult vaccination and gastroinfection at CMC Bello. His special interests include fever, tropical infections, adult vaccinations, fungal infections, HIV in pregnancy, diabetes, rheumatology, and medical research. His deep insight and vast experience in infectious diseases makes him the perfect person to guide us on this judicious use of antibiotics and current treatment protocols. Let's welcome Dr. Saurabh Pandey with a big round of applause. So how to use antibiotic? जो आइडियल सिनेरियो ये कहता है कि एम्पिरिक ट्रीटमेंट तब तक नहीं दीजिए जब तक कि सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग ना हो या लाइफ थ्रेटनिंग बन सके, तब तक एम्पिरिक ट्रीटमेंट को हम लोग को रोकना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंटीबायोटिक पे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. और हम जुडिशियसली यूज़ करें एंटीबायोटिक चाहे इनजुडिशियसली यूज़ करें, रेजिस्टेंस आना ही आना है. क्योंकि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी तब भी रेजिस्टेंस अवेलेबल था पेनिसिलिन के लिए. दैट मीन्स एक इनेट होता है अंदर से, पहले से ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो रेजिस्टेंट होंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सब ऑप्टिमल एक्सपोजर होता जाता है बॉडी पे, और जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर है, ख़ासतौर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, जीआई ट्रैक्ट हुआ, वो धीरे धीरे जो सब ऑप्टिमल लेवल का एंटीबायोटिक पाते हैं तो उससे वो अपने आप को अडाप्ट कराते हैं, नए नए मैकेनिज़्म निकालते हैं जिससे जो एंटीबायोटिक है वो उनके पे असर ना कर पाए. दिस इज़ हाउ जो बेस लाइन पर रेजिस्टेंस डेवलप होता है. तो जो पहला स्टेप है, दिस इज़ व्हाट ICMR गाइडलाइन सजेस्ट कि इज टू मेकिंग अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. सो क्लिनिकल डायग्नोसिस इज ऑलवेज द फोरमोस्ट. अगर आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट सही जाएगी. मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास OPD में आते हैं, मेनली हमारा जो ये डिस्कशन है ये फॉर OPD इन्फेक्शन ज़्यादा है, IPD इन्फेक्शन कम है, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है. तो हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक बहुत ज़्यादा ना चले जाए, इसको कम करके रखा हुआ है. सो फर्स्ट मेकिंग अ डायग्नोसिस. आज हमारे पास सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं, URTI हुआ और जो सीजनल फीवर आते हैं वो हुए, ये दोनों मिला के सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन है. वायरल इन्फेक्शन पे ऑलमोस्ट किसी वायरल इन्फेक्शन पे किसी भी एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा रोल नहीं है. सारे एंटीबायोटिक के सारे वायरल इन्फेक्शन पे ट्रायल हो चुके हैं, अवेलेबल है नेट पे. कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है किसी भी वायरल इन्फेक्शन में. जिस तरीके से हमने कोविड में देखा था कि एजिथ्रोमाइसिन है, ये है, वो ऑलमोस्ट काम नहीं, सिग्निफिकेंटली काम नहीं कर रही थी. हम सब लोग का एक्सपीरियंस है. नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ फीवर के, जब सीज़न चलता है फीवर का तो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी इन्फेक्शियस कॉजेज़ में आते हैं, लेकिन सटल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पकड़ पाए बिजी OPD में. दूसरा जो
सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंजिंग काम है, जो किसी भी शहर में, इवन अगर मैं चेन्नई की भी बात करूं जहां सबसे ज़्यादा काम होता है इन्फेक्शन पे, जो कल्चर हम लोग कराते हैं, अप्रोप्रिएट कल्चर मतलब जहां का आप क्लिनिकल डायग्नोसिस बना रहे हो वहां का सैंपल ज़रूर जाना चाहिए। सो स्पूटम, यूरिन, 2 चीज़ तो हम लोग ऑलमोस्ट भेजते हैं। ब्लड कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि आज के समय में अगर हम टाइफाइड के डायग्नोसिस देखें तो ब्लड कल्चर से ही टाइफाइड की डायग्नोसिस बन सकती है, क्योंकि वेलोर की भी स्टडी है जिसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि टाइफिडॉट टेस्ट जो अवेलेबल है उसकी सेंसिटिविटी बहुत पुअर है। कम से कम 4-5 किट की उन्होंने कंपैरिजन किया था। और वाइडाल तो चैलेंजिंग है क्योंकि हम लोग सीरियल टाइटर नहीं ले पाते हैं, तो वाइडाल तो गांव से लेकर शहर तक सबका पॉजिटिव आता है, 1:160 तो आ ही जाता है, तो वाइडाल भी हमारे लिए साइड हो गया। तो इस समय सबसे चैलेंजिंग डायग्नोसिस एंटेरिक फीवर की है, और समय के साथ एंटेरिक फीवर लगातार घटता जा रहा है क्योंकि लोगों की हाइजीन बढ़ती जा रही है। बट हमारी डायग्नोसिस जो एंटेरिक फीवर की है अभी भी वो बल्क में होती है। उसके बाद जब फिर से दखल दिया गया जैसे एईएस के केस में, तो स्क्रब टाइफस का प्रेवलेंस पाया गया, वो बहुत ज़्यादा था स्क्रब टाइफस का प्रेवलेंस। खाली एईएस नहीं, अगर जनरल एएफआई हम लोग देखें तो उसमें स्क्रब टाइफस का, और अब टाइम है अदर देन स्क्रब टाइफस के, हमारे पास 4 और रिकेट्शियल डिजीज़ हैं अदर देन स्क्रब टाइफस, जिसकी टेस्टिंग हम लोग को अपने रूटीन में करनी चाहिए, जिसमें भी हम स्क्रब सोच रहे हैं और स्क्रब निगेटिव आ रहा है। तीसरा लेप्टोस्पायरा है, डिस्कस दिस, इसको आप हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अप्रोप्रिएट कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर हम लोग कल्चर कराने लगेंगे तो हमारा खुद का इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा सेंसिटिविटी का कि हमें आईसीएमआर की गाइडलाइन की कोई विशेष आवश्यकता रह नहीं जाएगी। लिमिटिंग एम्पेरिक एंटीबायोटिक थेरेपी, जैसे डिस्कस किए थे कि एम्पेरिक थेरेपी सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, या जहां लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है वहीं पर हमें आइडियली देना चाहिए। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया ज़्यादातर मेलिग्नेंसी या इम्यूनोसप्रेशन के केस में होता है। सीवियर शॉक, कोई पेशेंट सेप्सिस में आ रहा है, आप कल्चर नहीं भी भेज पा रहे हैं, पहले जान बचाना है तब कल्चर भेजना है। अगर आप कल्चर नहीं भी भेज पा रहे हो, डोंट डिले एंटीबायोटिक, गिव एंटीबायोटिक। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में आपको एंटीबायोटिक देनी है अगर आपकी डायग्नोसिस है कि ये वायरल निमोनिया नहीं है, सो यू हैव टू गिव एंटीबायोटिक। तीसरी चीज़, इन नन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में एंटीबायोटिक इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करता है। अगर एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है, उसको निमोनिया हुआ है, वायरल निमोनिया, तो उसको सेकेंडरी निमोनिया अगर बैक्टीरियल डेवलप करना है तो आपके एंटीबायोटिक थेरेपी दीजिए ना दीजिए वो डेवलप करेगा, यू कैनॉट स्टॉप इट। हाँ, उसके बाद में आप उसको ट्रीट कर सकते हो, बट नो एंटीबायोटिक कैन प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एनी सेकेंडरी इन्फेक्शन। फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड, ऑफकोर्स इस तरह की कोई सेकेंडरी सेप्सिस है उसमें देना है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस है, कल्चर भेज पाइए ना भेज पाइए, अगर आपने डायग्नोसिस सेटल की है स्ट्रेट अवे डिकम्प्रेशन के साथ में एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होती है। नो योर बग्स, ये हम लोग के पास अभी भी चैलेंज है, और हम लोग के पास बहुत अच्छा स्कोप है कि जितनी हमारी एसोसिएशन है गोरखपुर में, सब लोग मिल के हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इतना बल्क का डेटा होता है कि हम लोग अपना क्या यूटीआई का प्रोफाइल आ रहा है, क्या यूआरटीआई का प्रोफाइल आ रहा है, क्या डायरिया के ऑर्गेनिज्म का प्रोफाइल आ रहा है, हम लोग सब जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, 1 साल की बात रहेगी, एक बार करेंगे और वो अगले 6 साल तक अपने काम आएगा। सो क्लिनिकल सिंड्रोम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म प्रेडिक्ट करना कि ग्राम पॉजिटिव कराएगा, ग्राम नेगेटिव कराएगा, एनारोब कराएगा, रिकेट्शियल कराएगा या वायरल कराएगा, ये हमारे प्राइमरी डायग्नोसिस में सेट होता है। फिर उनका क्या रेजिस्टेंस पैटर्न है, जैसे फातिमा हॉस्पिटल में हम लोग ये डेटा बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर HIC हम लोग चलाते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, तो उसका एक काम है कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको एनालाइज करना। तो धीरे धीरे करके हमारे पास एक ESBL कैटेगरी होती है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की, उसमें आपका जो हमारी कॉमन एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करती है, इवन लीवोफ्लॉक्सासिन भी काम नहीं करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड केस लेकर आते हैं तो हम लोग को फिर मीरोपेनिम पे जंप करना पड़ता है सेफ साइड के लिए। पिप्रासिलिन काम कर सकता है बट फेलियर रेट भी है उसमें, तो रिस्क लेने मेडिको लीगल पर्पस हो जाता है। व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनिज्म तो आपको ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ही दवा देनी पड़ती है। प्रेडिक्ट द लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न, लोकल रेजिस्टेंस पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। लखनऊ में जितना रेजिस्टेंस पैटर्न है लगभग उतना ही रेजिस्टेंस पैटर्न गोरखपुर में भी है, हार्डली डिफरेंस है। बल्कि मुझे ये लगता था कि वी आर नियर टू द रूरल एरिया तो हमारे यहाँ उतना पैटर्न नहीं होगा, बट 3-4 साल तक मैं लखनऊ था, वहाँ पर वही पैटर्न हमें मिला था। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का तो ऑलमोस्ट वही पैटर्न यहाँ भी है और वहाँ लखनऊ में भी है। कम्युनिटी एक्वायर्ड का थोड़ा अंतर हो सकता है बट हॉस्पिटल एक्वायर्ड का तो सेम है। चूज अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूज़ जो है
वो करेक्ट डोज, रूट और ड्यूरेशन, तो करेक्ट डोज, रूट और ड्यूरेशन, डोज आइडियली तो mg पर kg के हिसाब से होना चाहिए। बॉडी वेट सबका वेरी करता है, mg पर kg के हिसाब से होना चाहिए। बट इवन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो आती है वो गुड इनफ होती है हमारा रिस्पॉन्स देने के लिए। सेकेंड है कि जो हम एंटीबायोटिक चूज कर रहे हैं वो हमारे क्लिनिकल सिंड्रोम में फिट बैठनी चाहिए। अगर हम पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम दे रहे हैं और हमको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एनकेफेलाइटिस हो सकता है, एनकेफेलोपैथी ना हो, देन पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम इज नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि इसका CNS पेनिट्रेशन नहीं है। सेफ्ट्राइक्सोन विल बी अ फार बेटर चॉइस इन दिस केस। सेफ्ट्राइक्सोन विल बी अ फार बेटर चॉइस इन दिस केस, क्योंकि किसी भी CNS इन्फेक्शन के लिए जो ऑर्गेनिज्म अभी भी है वो मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और वो MDR ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो अभी भी सॉल्ट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो सेफ्ट्राइक्सोन अपने में ही बहुत अच्छी चॉइस हो जाएगी ओवर पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम। और जनरली ये न्यूरोसर्जरी का हम लोग से क्वेरी होता था कि व्हाई डोंट यू गाइज यूज पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम व्हेन यू कम हियर इन आवर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। सो उसका पेनिट्रेशन अच्छा नहीं था और बहुत ही लिमिटेड एंटीबायोटिक है जिसका डायरेक्ट CSF पेनिट्रेशन अच्छा है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और ओरल एंटीबायोटिक तो और भी कम है। इसके बाद एक टर्म आता है PK/PD, फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स, थोड़ा सा थ्योरी की तरफ ही जाता है, बट अकॉर्डिंग टू पेशेंट का क्या डायनेमिक्स चल रहा है बॉडी में, पेशेंट को CKD है अंडरलाइन, CLD है पेशेंट को अंडरलाइन, पेशेंट को GI इंटॉलरेंस है, इन सारी चीज़ से बायो अवेलेबिलिटी और PK/PD अफेक्टेड होती है एंटीबायोटिक्स की। सो वी हैव टू कंसिडर दिस एज एन इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इन स्टार्टिंग एंड चूजिंग एन एंटीबायोटिक। डीएस्केलेशन एंड मॉडिफिकेशन, हमने पेशेंट आया, हमें सिक लगा, हमने एंटीबायोटिक शुरू कर दी, कल्चर भेज दिया। अब जब पेशेंट कल्चर के रिपोर्ट के साथ या फॉलोअप के साथ आता है और पेशेंट क्लिनिकली इंप्रूव करता है या क्लिनिकली इंप्रूव नहीं करता है, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग को डिसीजन चेंज कंसिडर करना पड़ता है। तो डीएस्केलेशन होता है कि मान लीजिए कि हमने वैंकोमाइसिन प्लस सेफ्ट्राइक्सोन पे स्टार्ट किया था और CSF की रिपोर्ट आती है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, हम बहुत सेफली सेफ्ट्राइक्सोन हटा सकते हैं, या अगर ग्राम नेगेटिव आ जाता तो हम सेफली वैंकोमाइसिन हटा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन। और मीरोपेनेम में स्टार्ट किया था लेकिन जो ऑर्गेनिज्म आया वो तो सेफ्ट्राइक्सोन को ही सेंसिटिव था, तो हम उसको सेफ्ट्राइक्सोन में कन्वर्ट कर दें, तो दैट इज कॉल्ड एज डीएस्केलेशन। एंटीबायोटिक को अपने जो रेंज में है उसको नीचे ले आना। डिसकंटिन्यूइंग एन एंटीबायोटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई नॉन इन्फेक्शियस कॉज निकल के आता है या कोई सुपरफिशियल कॉज निकल के आता है, जैसे सुपरफिशियल एब्सेस है पेशेंट को, उसको अगर ड्रेन कर देंगे तो एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। दिस इज व्हाट ICMR रिकमेंड्स। फ्यू कंडीशन व्हेन टू स्टॉप एंटीबायोटिक। अगर आपको पता है कि आप में बैक्टीरियल कॉज नहीं है, सो इट विल नॉट प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, तो आप यू कैन वेस्ट सेफली विड्रॉ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बहुत कम पेशेंट ऐसे होंगे जो आपके डिटोरेट करेंगे। और आजकल तो क्रॉनिक कफ का ज़माना है, कफ ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, नेबुलाइज किया जा रहा है, ओरल स्टेरॉइड दिया जा रहा है, कोडीन दिया जा रहा है, कफ ठीक नहीं हो रहा है। और पोस्ट वायरल रिएक्टिव एयरवे सिंड्रोम करके प्रपोज किया गया है एज अ कॉज ऑफ क्रॉनिक कफ, क्योंकि क्यों क्रॉनिक कफ ठीक नहीं हो रहा है, इससे पहले इतना ज़्यादा कफ नहीं होता था तो इतना लंबा स्टे नहीं करता था, इतने सारे पेशेंट में नहीं स्टे करता था, तो उसमें पेशेंट को बार बार एंटीबायोटिक चेंज होकर मिलती रहती है। तो एंटीबायोटिक अगर उस क्लिनिकल सिंड्रोम में फिट नहीं बैठ रहा है देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर क्लिनिकल सिंड्रोम में फिट बैठ रहा है देन इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो ऐसे केसेस में रिएक्टिव एयरवे डिजीज हो रही है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे हमारा एयरवे इरोड हो रहा है, इन्फ्लेम हो रहा है, उसके सेकेंडरी ज़्यादातर रिएक्टिव कफ आते, ड्राई कफ आती रहती है रिकरेंट, तो एंटीबायोटिक विल हार्डली हेल्प इन दिस कंडीशन। उसके बाद सबक्यूटेनियस एब्सेस है या बायलेटरल डर्मेटाइटिस है। बहुत बार बायलेटरल सेलुलाइटिस इज वेरी रेयर, यूनिलेटरल से बायलेटरल की तरफ कन्वर्ट होती है, ये एक फॉर्म होता है। तीसरा होता है अगर बायलेटरल एक साथ है, जो स्टेसिस डर्मेटाइटिस लास्ट में डायग्नोसिस बनती है, उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं रहता है। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया और पाईयूरिया, unless it is pregnancy there is no need to treat, even if you have to do an operation on the patient, do it, it is of no use to treat asymptomatic cases. Microbial colonization, 98% कैथेटराइज पेशेंट में कोई ना कोई ग्रोथ आएगी ऑर्गेनिज्म के। अगर वो फिट बैठ रहा है पेशेंट के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से, तो उस कल्चर के ऑर्गेनिज्म को आप ट्रीट करिए। अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है
इग्नोर इट। इसीलिए जब हम लोग पेशेंट कहीं भी देखने जाते हैं, जहाँ पेशेंट इंट्यूबेट होता है, पेशेंट का जीसीएस लो था, सेफ्टी के लिए एयरवे सिक्योर किया गया, इंट्यूबेट किया गया, उसका सैंपल भेज दिया गया कल्चर के लिए सैंपल भेजा तो उसमें ग्रोथ आई, तो कभी रेफरेंस आया, पूछा गया, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप सैंपल भेज क्यों रहे हो, बी वेरी श्योर। अगर आप लो जीसीएस के कारण पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हो, देन दिस इज नॉट निमोनिया। व्हेन इट इज नॉट निमोनिया, डोंट सेंड एनी कल्चर, डोंट सेंड एनी ग्राम स्टेंट, डू नथिंग, जस्ट सिक्योर द एयरवे। सो ये एक कंडीशन होती है, खासतौर से जो हमारे ट्रॉमा वाले पेशेंट होते हैं, बिकॉज हम लोग कभी कभी अलग अलग ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत कॉमन फाइंडिंग देखी गई है कि पेशेंट का जीसीएस लो था या एयरवे सिक्योर करना था, पेशेंट पोस्ट ट्रॉमा था, इंट्यूबेट किया गया और उसके बाद एस्पिरेट लेके भेज दिया गया। देयर इज़ नो नीड, आप कुछ भी प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट एंटीबायोटिक से आप कुछ नहीं प्रिवेंट कर सकते हो, एंटीबायोटिक से आप सिर्फ ट्रीट कर सकते हो, और प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक बहुत ही लिमिटेड है और उसका बहुत अच्छा सक्सेसफुल रेट बहुत ही लिमिटेड पेशेंट में है। लो ग्रेड फीवर, मैक्सिमम पेशेंट, जिन पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन होता है या जो पेशेंट हम लोग को पोस्ट ट्रॉमा मिलते हैं, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है, लो ग्रेड फीवर 100 तक पहुंच जाता है। लो ग्रेड फीवर इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर बिग एंटीबायोटिक यूज, क्योंकि कोई ना कोई तो एंटीबायोटिक चल रही होती है, तो उसको एस्केलेट हम लो ग्रेड फीवर के बेसिस पे नहीं करते हैं। फिर हम क्लिनिकल सिंड्रोम सेट करते हैं, क्या उसमें लो ग्रेड फीवर सेट हो रहा है, देन वी चेंज द एंटीबायोटिक। सो डायग्नोसिस इज द अल्टीमेट थिंग। और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी कोर्स अगर नहीं भी पूरा होता है और एक मिनिमम ड्यूरेशन तक हम पहुंचते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। सो पहले कॉन्सेप्ट था 10 दिन तक, 14 दिन तक का, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है एज लेस एज पॉसिबल। 3 दिन, 5 दिन, इनके भी ट्रायल्स चल रहे हैं, इनके भी ट्रायल्स आए हैं कि 14 डेज वर्सेस 5 डेज, 14 डेज वर्सेस 5 डेज, पाया गया कि एकदम कोई चेंज नहीं था दोनों में। देन 7 डेज वर्सेस 5 डेज, कोई चेंज नहीं था, दोनों में कोई अंतर नहीं था। तो एज लो एज 5 डेज, मोस्ट ऑफ द थेरेपी अब अगले, हो सकता हो अगली गाइडलाइन में अप टू 5 डेज आ जाए। सो जो हमारा क्लासिकल बिलीफ था कि लंबा देना पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना होता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल का कोई बहुत सिग्निफिकेंट अब कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारी एंटीबायोटिक ठीक काम कर रही है। तो हम इसको इसलिए दें क्योंकि ये बैक्टीरियो नहीं दे, और इसको दे ये बैक्टीरियोसाइडल है, ये कॉन्सेप्ट भी वेन ऑफ होने वाला है। बहुत जल्दी हम एक कॉमन कॉजेज हम लोग देख लेते हैं। मलेरिया, हम लोग का मलेरिया प्रोन एरिया नहीं है, आप सब लोग और अच्छे से बताएंगे। गोरखपुर में मलेरिया केसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। मलेरिया केसेस जहाँ से मैंने पीजी किया था वहाँ होता था, कैलकाटा में। वहाँ 10 पेशेंट लेटे हैं फीवर के, तो 4 पेशेंट तो मलेरिया ही होंगे। दैट वाज द सिनेरियो। तो रेस्पिरेटरी वायरस, मोनोन्यूक्लियोसिस, हम लोग से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस मिस होता है क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं कराते हैं, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। दैट इज़ वाई। बट कभी कभी वो 2 से 3 हफ्ते वाले फीवर में चला जाता है, 4 हफ्ते वाले फीवर में भी चला जाता है। तो अगर हम लोग एंटीबॉडी टेस्टिंग तो आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि वो बहुत हमारे आपके भी पॉजिटिव आ सकती है। पीसीआर हम लोग ब्लड पीसीआर डायरेक्ट करा सकते हैं। सो इफ़ यू हैव अ 2 वीक फीवर हु इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक और टीबी में नहीं फिट हो रहा है, यू कैन डू ईबीवी सीएमवी पीसीआर, पॉजिटिव आ जाता है, बहुत आराम से पॉजिटिव आता है, वेरी हाई सेंसिटिविटी। थोड़ा पैसा खर्चा होता है पेशेंट का, बट आप डायग्नोसिस एकदम नेल करते हो। और उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं, पैरासीटामोल, और कोई दवा नहीं इनको देनी है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, यू सेव पेशेंट फ्रॉम गेटिंग एंटीबायोटिक। और वैसे भी आधा से ऊपर तो माइक्रोबायोटा का रोल आ रहा है कि माइक्रोबायोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एंटीबायोटिक ये नॉर्मल माइक्रोबायोम को डिसरप्ट कर देता है। चिकुनगुनिया, स्क्रब टाइफस, और स्क्रब टाइफस ही नहीं, अदर देन स्क्रब टाइफस भी हमारे पास है। इंडियन टिक टाइफस हमारे पास है, स्पॉटेड फीवर है, और गोरखपुर का बहुत बड़ा डेटा है इंडियन टिक टाइफस स्पॉटेड फीवर पे। बीआरडी और एनआईवी, इनका पब्लिश डेटा बहुत बड़ा है। इतना बड़ा डेटा तो केजीएमसी का भी नहीं है जितना बड़ा गोरखपुर से रिकेट्शियल डिजीज का डेटा है। लेप्टोस्पायरा, टाइफॉइड, एंड देन वी हैव कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियमिया। ज़्यादातर सेकेंडरी सोर्स होते हैं, इंट्राएब्डोमिनल होते हैं, यूरोसेप्सिस के होते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड ई। स्टेप क्या, डे 1 डे 2 पे यूजुअली हम लोग को जो हमारे टीचर सिखाते थे कि फर्स्ट 2 डेज अगर आपका पेशेंट सिक नहीं है, डोंट सेंड एनी इन्वेस्टिगेशन, जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, हम लोग जानते हैं। देन वी स्टार्ट सेंडिंग। लेकिन एंटीबॉडी टेस्टिंग डे 1 डे 2 पे हम लोग को बहुत अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को काउंसिल करिए, 5 दिन पे बुलाइए,
बट एंटीबॉडी टेस्टिंग पॉजिटिव आती नहीं है तो होता क्या, पेशेंट कहता है टेस्ट कराए कुछ पॉजिटिव नहीं आया, ही बिकम डिसहार्टेंड, मेरा पैसा खर्च करा दिया। सो यूजुअली 5th डे, मतलब पहला फॉलोअप अगर आप 5th डे पे बुला रहे हैं, देन यू कैन डू अ टेस्टिंग फॉर योर सेक कि हमको डायग्नोसिस कंफर्म करनी है। मेरे पास एक पेशेंट थी, वो 25 दिन का उसका फीवर था, उसको एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी थी, जहाँ दिखा रही थी दे हैव प्लान्ड एक एस्पिरेशन, एग्जामिनेशन किया गया तो उसका छोटा सा S4 था और वो मेरे एकदम घर से 150 मीटर दूर रहती थी। मतलब शहर में एकदम क्लासिकल स्क्रब टाइफस केस मिला, ना तो वो गांव जाती थी ना वो कहीं जाती थी। तो स्क्रब टाइफस ऐसा है कि हो सकता हो इसके अंदर भी हो उसका माइट, वी डोंट नो। टिक्स और माइट कहीं भी रहते हैं, हमें पता नहीं, और क्योंकि लोग गांव से शहर माइग्रेट करते हैं, शहर से गांव माइग्रेट करते हैं, तो वो अपने साथ ले आते हैं। कैसे आता है, जानवर आते जाते हैं, तो इट हैज़ बिकम ऑल वेरी डिसेमिनेटेड। सो एंटरिक फीवर, इनिशियल ट्रीटमेंट अभी तो एजिथ्रोमाइसिन है, हम लोग विद सेफिक्सिम, एफेब्राइल जल्दी होते हैं। सिमिलरली रिकेट्शियल में डॉक्सीसाइक्लिन है, बट अगर डॉक्सीसाइक्लिन नहीं यूज़ कर सकते, इंटॉलरेंस है, तो एजिथ्रोमाइसिन इज़ गुड, बट डेफिनेटली डॉक्सीसाइक्लिन का इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस आता है। बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रायल है, CMC वेलोर का भी ट्रायल है, कंपेरेटिव ट्रायल है, तो उसमें ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं देखा गया। बट पर्सनली हम लोग 3, 5, 7, 8 साल में ये है कि अर्ली एफेब्राइल कराता है डॉक्सीसाइक्लिन, और सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़्यादा जल्दी मिलता है। क्योंकि वाइवेक्स मलेरिया अनकॉम्प्लिकेटेड में क्लोरोक्विन है, और कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की तरह आर्टिसोनेट बेस्ड थेरेपी पे होता है। सिमिलरली फाल्सिपेरम में आर्टिसोनेट बेस्ड थेरेपी रहती है। अब यहाँ से बहुत बेसिक बातें हम बहुत तेज़ी से हम लोग कवर करते चलेंगे। स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस में कफ नहीं निकलता है तो हम लोग को थ्रोट स्वैब भेजना रहता है। यूजुअली हम लोग थ्रोट स्वैब नहीं भेजते हैं, लेकिन फेरिंजाइटिस के 99% केसेस वायरल होंगे, सिर्फ 1% केसेस बैक्टीरियल होंगे, जिसमें एंटीबायोटिक काम आएगी। पोस्ट वायरल बैक्टीरियल हो सकता है, उसमें न्यू फीवर होता है या फीवर परसिस्ट करता है, हेडेक होता है, क्योंकि साइनोसाइटिस कराता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो साइनोसाइटिस के फीवर पेशेंट है जिनका वायरल कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच जा रहा है, ये प्रेफर हो जाएंगे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए। सिमिलरली कोएमॉक्सिक्लेव हमारे पास है, बेस्ट पॉसिबल एंटीबायोटिक है। सीफोडाक्साइन का अभी तो ये अल्टरनेटिव में लिखे हुए हैं, लेकिन जो नया डेटा आ रहा है वो हाईली रेजिस्टेंट डेटा आ रहा है। जो अभी भी पब्लिश डेटा है 2022, 23, 24 का, वो हाईली रेजिस्टेंट डेटा है। तो सेफोडाक्साइन धीरे धीरे डाउन जाएगी। देन सिमिलरली URTI में तो बेस्ट है अभी भी कोएमॉक्सिक्लेव और सेफोडाक्साइन। दीज आर द 2 बेस्ट पॉसिबल एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू ICMR। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में सिंपल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, OPD बेसिस पे, देन कोएमॉक्सिक्लेव, सेफोडाक्साइन, डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, आउट पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटीज में यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल अगर हुआ है तो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जिसमें पेशेंट बहुत सिक होता है, एडमिशन होता है, बट इवन OPD केसेस में स्यूडोमोनास केसेस हो सकते हैं। तो स्यूडोमोनास के कवरेज के लिए बहुत बार एमॉक्सिक्लेव स्यूडोमोनास का अच्छा कवरेज नहीं माना जाता। दैट्स व्हाई वी कैन ऐड डॉक्सीसाइक्लिन। यूजुअली हम लोग डॉक्सी AZ देते हैं जिसमें बायलेटरल निमोनाइटिस होता है, एटिपिकल होता है निमोनिया। बट इवन अगर पेशेंट है, कोई कोमॉर्बिडिटी वाला पेशेंट है जिसको एडमिशन हो चुका है, एंटीबायोटिक चल चुकी है, वी कैन डू दैट। देन इन पेशेंट में वही हम लोग का प्रिफर्ड रेजिमेन है, सेफ्ट्राइक्सोन विद डॉक्सी AZ। देन इन पेशेंट ICU कम्युनिटी एक्वायर्ड है, अभी भी सेफ्ट्राइक्सोन इज वेरी गुड, मोनोसेफ इज वेरी गुड। अभी भी हम लोग ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं एंड वी आर मेडिको लीगली सेफ। इसीलिए कोशिश करें कि कल्चर भेजें और बेस्ट होगा या आइडियल होगा ब्रोंकोस्कोपी। अगर हमारे पास कोई निमोनिया है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, 1 हफ्ता बीत गया है, एंटीबायोटिक अभी भी चल रही है, बहुत बार अंडरलाइन TB होता है, लेकिन बहुत बार अंडरलाइन अंडियार ऑर्गेनिज्म होता है जो पार्शियल ट्रीटमेंट के चलते अब कफ नहीं निकाल पा रहा है। तो बाल सैंपल का जब हम लोग कल्चर कराते हैं तब उससे हम लोग को पता चलता है, बट अभी हम लोग के प्रैक्टिस में उतना नहीं है ब्रोंकोस्कोपी। इन पेशेंट विद रिस्क ऑफ स्यूडोमोनास, अब इन पेशेंट ICU पेशेंट एट रिस्क ऑफ स्यूडोमोनास इज ऑलवेज एट अ हायर रिस्क ऑफ डेथ। इसीलिए इसमें डुअल एंटीबायोटिक देना ही देना होता है। तो पिपरासिलिन, टैजोबैक्टम एंड फिर AZ डॉक्सी इज प्रिफर्ड
एन अल्टरनेट में सेफीपाइम इमीपेनम आ जाता है, बट सेफीपाइम हमारे पास अवेलेबल है, एक्सपेंसिव पड़ता है, पिपरासिलिन इज क्वाइट चीप। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हम लोग के पास जो आते हैं उसमें दो ही मेन होता है, सेलुलाइटिस मेन होता है और या तो सुपरफिशियल एब्सेस होगा या पायोमायोसाइटिस होगा। उसके अलावा जो आता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस कभी कभी देखने को मिलता है, इट इज़ नॉट दैट कॉमन। तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, स्टेफ ऑरियस है, पायोजीन्स है, तो वहाँ पर सिफाजोलिन या एमॉक्सिक्लेव या क्लिंडामाइसिन अच्छी एंटीबायोटिक हो जाती है। और ड्यूरेशन इज 5 days मीडियन एंड रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कि कितना इन्फेक्शन बढ़ गया है। सोर्स कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स कंट्रोल डे 1 पे होना चाहिए, एंटीबायोटिक स्टार्ट हो और सोर्स कंट्रोल हो तो 5 दिन में काम हो जाता है। यूजुअली पेरिफेरीज में सोर्स कंट्रोल नहीं हो पाता है और एंटीबायोटिक कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर सोर्स कंट्रोल नहीं है तो वो बहुत अच्छा काम नहीं करती है। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में अच्छा रिजल्ट दिखाती है। सिमिलरली एब्सेस है, उसमें भी क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन, सल्बेक्टम या एमॉक्सिक्लेव। लाइनाजोलिड आउट पेशेंट में हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ कुछ कॉशन रहता है। पहला कॉशन ये रहता है कि अगर पेशेंट को पहले से एंटीबायोटिक्स नहीं चली है और पेशेंट डायरेक्ट आपके पास ऐसा कम्युनिटी एक्वायर्ड एब्सेस लेकर आया है या कम्युनिटी एक्वायर्ड सेलुलाइटिस लेके आया है तो लाइनाजोलिड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग के पास टेडीजोलिड आ रही है, वो वंस डेली है 6 दिन के लिए। लाइनाजोलिड यूजुअली हम लोग को 10 दिन तक चलाना पड़ता है या 10 दिन से ज़्यादा भी चलाना पड़ता है। टेडीजोलिड का रिकमेंडेड है वंस डेली 6 days के लिए और कॉस्ट ऑफ थेरेपी ऑलमोस्ट सेम है। बट लाइनाजोलिड प्रीफर कभी नहीं करना चाहिए एज एन आउट पेशेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट। रिजर्व ड्रग है, टीबी की ड्रग है और दे के फिर वो टीबी की एक और ड्रग हमारे हाथ से निकल जाएगी। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। लाइनाजोलिड बोन मैरो सप्रेशन भी करता है, रिवर्सेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी नहीं भी होता है। तीसरा चीज़, अगर एक एंटीबायोटिक बच सकती है तो बचा लिया जाए, कल हम ही लोग के काम आएगी। देन बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। लेकिन इंडिया के केस में, ये तो वेस्टर्न डेटा है, इंडिया के केस में जहाँ जहाँ हम ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं उनके साथ में ग्राम नेगेटिव ऐड करी, बिकॉज इंडिया इज कैपिटल फॉर ग्राम नेगेटिव। जितने एब्सेस पढ़ते हैं, अगर आप वेस्टर्न डेटा उठाएंगे तो 90+% एब्सेस जो आएंगे वो स्टेफ ऑरियस स्ट्रेप से आएंगे, लेकिन इंडिया में 50% एब्सेस जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई से होते हैं। एसिलेटोबैक्टर मिलेगा, स्यूडोमोनास मिलेगा, उसके अलावा हम लोगों को इवन इकोलाई एब्सेस मिलेगा, क्लेब्शेला का एब्सेस मिलेगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड मिलेगा, एमडीआर मिलेगा। तो अगर हम सिंपल इसमें सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ करें इट विल बी बेटर। लेकिन अगर हम वैंको यूज़ या क्लिंडा यूज़ कर देते हैं इंडियन सिनेरियो में एब्सेस में, देन रिस्पॉन्स नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि क्लिंडामाइसिन डू नॉट कवर फॉर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, वो ग्राम पॉजिटिव एनारोब ही कवर करती है। MSSA, MRSA, स्ट्रेप, एंटेरोकोकस। एंटेरोकोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग मिस करते हैं। एंटेरोकोकस ICU के रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हो जाता है, क्योंकि वो सेप्सिस कराता है और वो रिस्पॉन्स वैंको पे करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा केसेस वैंको रेजिस्टेंस भी हम लोग को मिलते हैं। तो वो उस समय हमारे पास लिनाजोलिड, टिकोप्लानिन, डेप्टोमाइसिन, यही हमारे चॉइसेस बचते हैं। तो स्यूडोमोनास, एंटेरोबैक्टीरियेसी, ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव एनारोब। तो OPD बेसिस पे मेट्रोनिडाजोल एक तो डायरिया केसेस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा हार्डली हम लोग यूज़ करते हैं। तो ग्राम नेगेटिव जो एब्सेस है, अगर क्लिंडामाइसिन नहीं दिया गया है तो कोएमॉक्सिक्लेव बहुत अच्छा एनारोबिक कवरेज नहीं करेगा। तो ऐसे एब्सेस या ऐसी सेलुलाइटिस जो कि फ्लेक्सुरल सरफेस पे है या थोड़ा सा उसका पेल्विस एरिया में है जहाँ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस हैं, ऐसे एब्सेस में मेट्रोनिडाजोल ऐड किया जा सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्या रोल है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन बीच में यूज़ होना ऑलमोस्ट बंद हो गई। इसका एक फ़ायदा हुआ कि सेंसिटिविटी वापस आने लगी। देन अगेन सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ बढ़ रहा है। सो जो सारे इन्फेक्शन थे जिसमें पहले सिप्रोफ्लॉक्स बहुत यूज़ होता था वो बीच में पूरे रेजिस्टेंट हो गए, और बंद होने के बाद उसमें से कुछ इन्फेक्शन है जिसमें रेजिस्टेंस इंप्रूव होने लगा। सो नाउ वी अगेन हैव सिप्रोफ्लॉक्स इन द गाइडलाइन। तो एंटीबायोटिक के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज जो काम कर रहा हो सकता है कल ना काम करे। इसीलिए जो भी बड़ी बॉडी है उसको 10 साल नहीं लेना चाहिए गाइडलाइन अपडेट करने के लिए।
उसको हर साल एक अपडेट देना चाहिए या हर 2 साल पे एक अपडेट देना चाहिए। ICMR 5 साल होने जा रहा, अभी तक एक अपडेट नहीं दिया है। और सारी जिम्मेदारी एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाने की, डेटा कलेक्ट करने की, सर्टिफिकेशन देने की XYZ की ICMR लिया हुआ है। तो आई डोंट फील कि 5-5 साल का टाइम लेना चाहिए, 2 साल का टाइम इज़ गुड एनफ। तो इसमें ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे पास तो अब इम्यूनोसप्रेसेंट होस्ट भी काफ़ी है। बड़े शहर में तो ट्रांसप्लांट पेशेंट काफ़ी होते हैं, और उसके अलावा इम्यूनोसप्रेस्ड जैसे स्टेरॉइड, तो अपने पास तो स्टेरॉइड वाले पेशेंट भी बहुत होते हैं। और स्टेरॉइड वाले पेशेंट ठीक ठाक डोज पे होते हैं, 20-30 mg तक पे होते हैं ओनापार्टिल की, तो वो एक ठीक ठाक इम्यूनोसप्रेशन स्टेट है। तो ये सब स्पेशल पॉपुलेशन हो जाती है। HIV कुछ हद तक स्पेशल पॉपुलेशन होती है, क्योंकि उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी खराब होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनी होती है, तो वो काफ़ी हद तक एक नॉर्मल पेशेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो नुकार्डिया हम लोग कभी नहीं सोचते हैं अपने पेशेंट के, अगर आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस आया है या क्रॉनिक सब एक्यूट आर्थराइटिस आया है, तो उसमें कहीं हमको नुकार्डिया होगा। बट जब हम ऐसी कंडीशन में जाते हैं जिसमें या तो स्टेरॉइड पे पेशेंट हो, या तो पेशेंट CKD का हो और सिक हो, और या तो पेशेंट न्यूट्रोपेनिक हो, क्योंकि हमारे पास मेलिग्नेंसी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर इमरजेंसी, हर हफ्ते 2-3 तो मेलिग्नेंसी के पेशेंट हम सबके पास डायग्नोज हो जा रहे हैं, मेलिग्नेंसी इतनी बढ़ गई है। तो वो पेशेंट कीमो लेगा, कीमो लेके घर आएगा तो वो वहाँ तो ज़रूर जाएगा दिखाने जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा है, बट वो हमारे पास भी आएगा। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी पहले से डाउन होता जा रहा है। जो नेचुरल इंडियन इम्यूनिटी थी वो अभी भी बहुत अच्छी है। इट इज़ फार बेटर देन द वेस्टर्न। हम अगर वैक्सीन कई चीज़ की नहीं भी लेते हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सब ऑप्टिमल लेवल पे बाहर का खा के और इन सब से एक्सपोज रखते हैं। वहाँ पे हर चीज़ के लिए सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ 10 साल बाद अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन वेस्ट फॉर एवरीथिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड। इसके अलावा NTM एक ऑर्गेनिज्म है जो क्रॉनिक की तरफ जाता है। हम लोग मिस करते हैं TB, मतलब TB की ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, रिस्पॉन्ड नहीं भी कर सकता। रिस्पॉन्ड कर गया वेरी गुड, नहीं रिस्पॉन्ड किया देन अल्टरनेट डायग्नोसिस में NTM हमेशा हाई इनएबल डायग्नोसिस होना चाहिए। और जो हम लाइनाजोलिड का नाम ले रहे हैं, जो हम क्लेरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, ये सब NTM पे बहुत अच्छे काम करती है। नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया तो NTM पे बहुत अच्छा काम करती है। तो हम 7 दिन देके या 10 दिन देके छोड़ देंगे तो वो पार्शियली ट्रीटेड इन्फेक्शन बन जाएगा, अब वो कहीं और लेकर जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। इसीलिए डायग्नोसिस सेट करना शुड बी अवर प्रायोरिटी। इसी में फंगल इन्फेक्शन पे, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो ज़्यादातर हमारे पास आते हैं वो रिंगवॉर्म आते हैं, और वो आज के समय पे हाईली रेजिस्टेंट हो चुके हैं। चाहे इट्राकोनाजोल दीजिए, चाहे टर्बिनाफिन दीजिए, चाहे कुछ दीजिए, वो रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ दिन फिर वापस आ जाएंगे, चाहे वो साल भर पेशेंट ट्रीटमेंट लेता रहे। बट कम्युनिटी एक्वायर्ड डीप फंगल इन्फेक्शन, मतलब कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, एस्परजिलोसिस, म्यूकरमाइकोसिस और इसके अलावा जो मोल्ड हैं, ये सारे जो इन्फेक्शन हैं ये उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे कोई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट करता है। बट डायग्नोसिस कब बनती है? जब हम सब ट्राई कर चुके होते हैं। इसीलिए चेस्ट में ब्रोंकोस्कोपी, और अगर पेट का है तो उसमें एस्पिरेशन ऑफ पस, और अगर ब्लड स्ट्रीम लग रहा है तो ब्लड कल्चर। ये अगर हम लोग रूटीन में कराते हैं तो मे बी जितने हम लोग को केसेस मिलते हैं उससे ज़्यादा केस मिलने लगेंगे, क्योंकि फातिमा हॉस्पिटल में अभी बैक्टेक कल्चर अवेलेबल है। तो 2nd डे तक ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ जा रहा है, 2nd डे 3rd डे पे आइडेंटिफाई हो जा रहा है ऑर्गेनिज्म। सो वंस जब हम लोग ये करने लगते हैं तो तेज़ी से फिर काम होने लगता है और फिर प्रिवलेंट हो जाता है, हर जगह यूज़ होने लगता है। एक स्पेशल कंडीशन थी थैलेसीमिया, जिसमें साल्मोनेला बहुत स्पेसिफिक होता था ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए। और तीसरी एक पॉपुलेशन है जिसमें बर्खोल्डेरिया स्यूडोमोलाई मिलियोडोसिस करता है। और मिलियोडोसिस जैसे हम बीमारी सुनते हैं हम लोग को लगता है या तो वेस्ट बंगाल है या तो साउथ इंडिया है, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली के पास, हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के पेशेंट में मिलियोडोसिस डायग्नोज हो रहा है। तो अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मिलियोडोसिस है तो यूपी में भी मिलियोडोसिस है। जिस तरीके से जीका वायरस है, जीका वायरस सबसे पहले राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान में, बट आगरा बॉर्डर से लगे लगे वो यूपी में हो गया।
फिर जब कोविड चल रहा था तो वो कानपुर में हो गया। तो अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जीका वायरस के जो डायग्नोज नहीं है, डेंगू की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, चिकनगुनिया की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, सब नेगेटिव आ रहा है। एटलीस्ट 20-25 पेशेंट को मैंने टेस्ट किया पिछले सीजन में यहाँ गोरखपुर में, बट नन ऑफ देम के पॉजिटिव फॉर जीका। बट डेफिनेटली जीका वायरस भी हमारे पास आ चुका है यूपी में। उसी तरीके से मिलियोडोसिस है, तो सर गंगाराम की रिपोर्ट है, उन लोगों ने काफ़ी डायग्नोज किया है रिसेंटली मिलियोडोसिस। और मिलियोडोसिस का पस जब लिया जाएगा तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म दिखेगा वो स्यूडोमोनास से मिमिक करेगा। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट उसको स्यूडोमोनास दे देते हैं डायग्नोसिस। और मिलियोडोसिस में हमेशा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो ये केसेस पार्शियली ट्रीटेड रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एटीटी चलने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक पे पूरा रिस्पांस नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, या सुपर एडेड बैक्टीरियल था ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, फिर इसकी एटीटी चलने लगती है। तो फिर जो मेन डायग्नोसिस हमारे पास होती है वो क्लिंच नहीं हो पाती है। तो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम, ब्रूसेला और मिलियोडोसिस, बर्कुलडेरिया, ये 3-4 ऐसे इन्फेक्शन हैं जो अभी भी यूपी में हैं, बट हम लोग को अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये है एनकेफेलाइटिस, सस्पेक्टेड एनकेफेलाइटिस केस में सेफ्ट्राक्सोन, एसाइक्लोविर, आर्टिसुनेट, डॉक्सीसाइक्लिन, ये लंपर पंचर करके ये सब दे देना चाहिए शुरू में। दिस इज व्हाट रिकमेंडेड, क्योंकि ये वो कंडीशन है जिसमें मोर्टेलिटी हाई होती है। और जब हम लोग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट देख रहे हैं तो मैं एडल्ट पे ही जाऊंगा, 1 month to 50 years, मैक्सिमम ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। मेनिंजियोकोकस का अच्छा डेटा नहीं है हमारे पास। मेनिंजियोकोकस इंडिया में बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, गिने चुने केसेस होते हैं। अफ्रीका में ही है सबसे ज़्यादा इसका प्रेवलेंस, सो बहुत ज़्यादा मेनिंजियोकोकस पे हम लोग को, एंड दे रिस्पॉन्ड टू सेफ्ट्राक्सोन वेरी वेल। मेनिंजियोकोकस, सेफ्ट्राक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन, और अगर सेफ्ट्राक्सोन इंटॉलरेंस हो रहा है तो सिफोटैक्सिन। उसके अलावा विद रिस्क फैक्टर जिसमें इम्यूनिटी सप्रेस है, जैसे मोर देन 50 years, अल्कोहलिक, सीकेडी, डायबिटिक, इस पेशेंट में ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। सो इवन वी कैन गेट, हम लोग के पास एक पेशेंट था 1 महीने पहले, उसके ग्राम स्टेन में ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ही आया, तो उसमें डायग्नोसिस फिर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस की बनती है, क्योंकि और कोई ऑर्गेनिज्म होता नहीं है। तो अगर हम पिन पॉइंट नहीं भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छा हिंट मिल जाता है। तो उस केस में हम लोग को एम्पिसिलिन ऐड करना पड़ता है, 2 से 3 एंटीबायोटिक मिनिमम उस समय चाहिए होती है ट्रीटमेंट के लिए। और अल्टरनेटिव में मीरोवैंको है, बट ये है कि मीरोपेनियम हम लोग को बचानी चाहिए। यूटीआई हमने, हाँ यूटीआई का ये इंपॉर्टेंट है, एक्यूट सिस्टाइटिस, ड्रग ऑफ चॉइस नाइट्रोफिरेंटाइन और फास्फोमाइसिन। इस समय एमडीआर ऑर्गेनिज्म इतने बढ़ गए, ईएसबीएल इतना बढ़ गया है कि हमारे पास जो ओरल एंटीबायोटिक पॉसिबल बेस्ट है हमारे पास वो है नाइट्रोफिरेंटाइन यूटीआई के लिए, और अभी भी अच्छा काम करता है, आप सब लोग का एक्सपीरियंस है। फास्फोमाइसिन सिंगल डोज भी हमारे पास अब सैशे में अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। सो अभी एटलीस्ट हमारे पास दवाएं हैं। जब ये असेंड कर जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस कर जाता है, तो हम लोग को इंजेक्टेबल देना पड़ता है। एटलीस्ट फर्स्ट 7 days तो हम लोग को इंजेक्टेबल देना चाहिए, क्योंकि पेंटअप पस है। उसके बाद ओरल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की भी यही कंडीशन है कि थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ये पेल्विक एरिया का इन्फेक्शन है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, इसलिए बेटर टू गिव। अच्छा, अल्टापेनम, इमीपेनम, मीरोपेनम, इसमें किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए? अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म नहीं अवेलेबल है तो मीरोपेनम एंड इमीपेनम आर द बेटर चॉइस। अल्टापेनम स्यूडोमोनास कवर नहीं करता है, और हमारे यहाँ स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होता है। अगर कल्चर आ जा रहा है और उसमें मीरोपेनम, इमीपेनम, अल्टापेनम सेंसिटिव दिखा रहा है, गो अहेड एंड यूज अल्टापेनम। अगर अल्टापेनम के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगा तो डजंट मैटर, मीरोपेनम बचा रहेगा। ये इसका लॉजिक है। और एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस में, क्योंकि एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस अगर मेल में हो रहा है तो वो एसटीआई के सेकेंडरी होना मैक्सिमम होता है, तो उसमें आपको क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये सब सोच के चलना पड़ेगा। तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन सेफ्ट्राक्सोन के साथ देना रहता है। अदरवाइज हम लोग यूटीआई में कभी डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देते हैं। दूसरा, फ्यूनिकुलाइटिस के केसेस सेकेंडरी टू फाइलेरियासिस होते हैं, तो अगर ऐसा केस मिलता है जिसमें एपिडेडाइमाइटिस हम लोग को मिल रहा है, इंडोलेंट है, शांत है, इन्फेक्शन बहुत एग्रेसिव इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, तो अभी भी हमारे यहाँ पे इतना फाइलेरियासिस है कि सिटी में है, गांव की नहीं बात करें, गांव में तो है, सिटी में भी है कि वो प्रेजेंट कर सकता है इस तरह से। देन डॉक्सीसाइक्लिन इज अ चॉइस।
जो उसमें लॉन्ग टर्म डॉक्सीसाइक्लिन का रोल होगा। और डायग्नोसिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक कुछ है ही नहीं फाइलेरियासिस की डायग्नोसिस बनाने के लिए। एंटीजन टेस्ट फाइलेरियासिस का जो होता है वो अगर एंडेमिक एरिया में है तो आपकी बॉडी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप ट्रीटमेंट देते रहिए, वो जाएगा ही नहीं, वो घर बना चुका है। एंड दैट एंटीजन टेस्ट डज नॉट मीन यू हैव अ लाइव वॉर्म या लाइव आपके अंदर है, वो पड़ा रहेगा, वो देता रहेगा, एंटीजन पॉजिटिव आता रहेगा। हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं जो बाहर नौकरी करने जाना चाहते हैं, उनकी उस लिस्ट में एक लास्ट में एंटीजन टेस्ट भी लिखा रहता फाइलेरिया का। अब हम लोग उसको ट्रीटमेंट डॉक्सी पे रख दिए हैं और 2 हफ्ते पे रिपीट करा रहे हैं, वो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है और उसको वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, बल्कि हम अपने पर्चे पूरा लिख के भेज देंगे, पेशेंट इज़ वेरी वेल ट्रीटेड विद दिस, वो कुछ नहीं, कैंसिल जाओ। सो ऐसे टेस्ट को एटलीस्ट नौकरी के लिए तो स्क्रीनिंग नहीं रखना चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आई विल नॉट डिस्कस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये कहा जाता है कि मैक्सिमम गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है वो वायरल है, डोंट यूज़ एनी एंटीबायोटिक, जस्ट रिहाइड्रेट एंड रिहाइड्रेट। बट अगर फूड पॉइजनिंग की डायग्नोसिस बनती है तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे? फूड पॉइजनिंग में कोलेरा ऐसी डायग्नोसिस है जिसको उस समय तत्काल एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। फूड पॉइजनिंग भी टॉक्सिन मीडिएटेड होता है, ऑर्गेनिज्म चला जाता है, टॉक्सिन छोड़ जाता है, इसी के हिसाब से रिहाइड्रेशन एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। बैक्टीरियल डिसेंट्री, ब्लड है, डिसेंट्री हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग को सेफ्ट्राइक्सोन हम दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन विल बी प्रिफर्ड, किसी भी जीआई ऑर्गेनिज्म के लिए इस समय प्रिफर्ड एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। 1 ग्राम 15 mg पर kg एटलीस्ट, 60 kg के लिए या 50 kg के लिए भी 1 ग्राम एंटीबायोटिक होनी चाहिए, तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स है। सिमिलरली लीवोफ्लॉक्सिसिन के साथ है कि 500 अंडर डोजिंग हो जाती है, तो 750 ओरल अवेलेबल होती है और 500 IV अवेलेबल होती है। तो IV चैलेंजिंग हो जाता है, ओरल आसान हो जाता है फुल डोज देना। तो अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो वो ओरल एंटीबायोटिक उसको हम लोग लीवोफ्लॉक्सिसिन फुल डोज दे सकते हैं। देन हम लोग के पास इतने सारे कोलिसिस्टाइटिस आते हैं, एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस आते हैं, सारे के सारे जीआई के ही रिलोकेट होते हैं ऑर्गेनिज्म और वो इन्फेक्शन कर देते हैं। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एंट्रोबैक्टीरियसी है, जहाँ एंट्रोबैक्टीरियसी है वहाँ पे MDR ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड MDR ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रेफर किया गया है पिपरासिलिन टैजोबैक्टम या सेफोपेराजोन सल्फेक्टम या अल्टापेनम एज एम्पेरिक थेरेपी। और अल्टरनेटिव में इमीपेनम, सिलास्टेटिन या मेरोपेनम। मतलब अगर आपके पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस आ रहा है तो ये ICMR कहता है कि पिपरासिलिन दीजिए, लेकिन हम लोग का एक्सपीरियंस क्या है कि इवन आप सेफ्ट्राइक्सोन दे रहे हैं तो पेशेंट ठीक हो जा रहा है। ये सेफ साइड चलने वाली बात है कि सेफ्ट्राइक्सोन दे रहे हैं, ठीक तो हो रहा है, लेकिन अगर नहीं ठीक होता है और कल को कोई चैलेंज करता है तो आप क्या रेफरेंस देंगे कि मैंने किस बेसिस पे दिया था? अब तो हम लोग ये भी एक परेशानी है हम लोग के साथ। तो ऐसा डॉक्यूमेंट कहता है कि आप पिपरासिलिन से शुरू करिए, उसका बेटर कवरेज है। देन वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट गाइडलाइन। SBP स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, उसमें भी पिपरासिलिन, और सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस है, पेशेंट में पेल्विक एब्सेस है, रप्चर कर गया, ऊपर की तरफ निकल गया, उसमें भी पिपरासिलिन टैजोबैक्टम। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी आप देख रहे हैं, इतनी देर से हम लोग देखे हैं कि पिपरासिलिन टैजोबैक्टम और मेरोपेनम बहुत प्रीफर नहीं किया जा रहा। हम लोग अभी भी मैक्सिमम अपने बेसिक एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट को मैनेज कर ले जा रहे हैं। बोन जॉइंट इन्फेक्शन कवर हो गया। सीवियर कम्युनिटी एक्वायर्ड सेप्सिस में ऑफ अननोन सोर्स, यूजुअली कम्युनिटी एक्वायर्ड सेप्सिस अननोन सोर्स जब हमारे पास पेशेंट आता है तो सेप्टिक शॉक होता है और उसका कोई लोकलाइजेशन नहीं होता है, ना निमोनिया होता है, ना GI होता है, ना UTI होता है। इसको कहेंगे हम लोग अननोन सोर्स, जिसमें हम कोई सोर्स नहीं खोज पा रहे हैं। वो ज़्यादातर हमारी डायग्नोसिस जाती है फिर रिकेट्शियल डिजीज़ की तरफ, नॉन लोकलाइजिंग फीवर, AUFA, एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फेब्राइल इलनेस, उसमें भी शॉक होता है, स्क्रब टाइफस में भी होता है, लेप्टोस्पायरा में भी होता है। तो और इमीपेनम, मेरोपेनम, ये सब लेप्टोस्पायरा पे काम करता है, बट स्क्रब टाइफस पे काम नहीं करता है। तो जब हम सिंड्रोमिक मैनेजमेंट लेते हैं कि एक्यूट फेब्राइल इलनेस आ रहा है विद शॉक, तो डॉक्सीसाइक्लिन शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इट। अब इसमें दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द गाइडलाइन ऑल्सो, कि इन्होंने कहीं पे इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है
बट जब आप सीवियर सेप्सिस या सेप्टिक शॉक ऑफ अननोन सोर्स कहते हैं, जिसमें आप सोर्स ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो तो नॉन लोकलाइजिंग इन्फेक्शन हो गया, और उसमें सबसे पहला रिकेट्सिया और लेप्टोस्पायरा टॉप पे आ जाता है, तो उसमें तो हमको डॉक्सीसाइक्लिन ऐड करना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली गाइडलाइन में ऐसा नहीं मिलता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। Thank you, Dr. Saurabh, for an excellent insight regarding antibiotics, and it was a great reminder towards our responsibility towards rational use of antibiotics. So before moving towards discussion, we'll have a short quiz session. Dr. Saurabh, we'll need you. So the first question is from this side. What is your drug of choice for MDR typhoid? Option A, ceftriaxone, azithromycin, meropenem, or any above. Please raise your hand. Raise your hand. Dr. B.B. Gupta, sir. Is it the right answer or that is not the right answer? Sir, दूसरे candidate को select कर. Second. Dr. Sanjeev. Azithromycin is the right answer. Dr. Sanjeev has given the right answer. अभी जो हम लोग Huge round of applause for Dr. Sanjeev. हाँ, जो नॉर्मली हमारे पास टाइफाइड आता है वो MDR टाइफाइड है। अब हमारे पास पेन सेंसिटिव टाइफाइड खत्म हो चुका है, अब हमारे पास MDR टाइफाइड ही बचा है, और आगे जो आने वाला है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है XDR टाइफाइड। डोजिंग इसकी बताते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। डोजिंग सर 15 mg पर kg, तो 61 ग्राम, या तो डिवाइडेड डोज में दीजिए अगर GI इंटॉलरेंस है 500 BD, और अगर डिवाइडेड डोज में नहीं, आप एक साथ पेशेंट ले रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो 1 ग्राम 2 टैबलेट एक साथ दे सकते हैं, या 1 ग्राम की भी आती है एजिथ्रोमाइसिन, हम लोग वो दे सकते हैं। ग्रेट। पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन अभी भी सेफ्ट्रॉक्सोन ही है। सेफ्ट्रॉक्सोन। नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स में अभी भी रेजिस्टेंट टाइफाइड और सेफ्ट्रॉक्सोन ही है। So the for pediatric population, ceftriaxone will be preferred. So second question from this side. What is your drug of choice for XDR typhoid? Ceftriaxone, azithro, meropenem, or any above? Raise your hand, please. Dr. Omkar. Meropenem. So Dr. Omkar has given the right answer. Meropenem. Use round of applause. Dosing. डोजिंग मेरोपेनम की जो जनरल डोजिंग है वो है 1 ग्राम TDS फॉर नॉन थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। तो कोई भी सिंपल इन्फेक्शन है, जो सिंपल फीवर है जिसमें शॉक नहीं है, उसमें 1 ग्राम है। अदरवाइज 2 ग्राम IV TDS, या अगर आप इन्फ्यूजन से ओवर 2 आवर दे रहे हैं तो 2 ग्राम IV BD, ये हम लोग का मेरोपेनम का डोजिंग है। और XDR टाइफाइड में विद एजिथ्रोमाइसिन भी मेरोपेनम दे सकते हैं, मतलब एजिथ्रोमाइसिन प्लस मेरोपेनम, ये एक अल्टरनेटिव उसका है, विद मेरोपेनम और विद एजिथ्रोमाइसिन और मेरोपेनम विदाउट एजिथ्रोमाइसिन। Great. So the third question from this side, what is your drug of choice for Enterococcus UTI? Just raise your hand. Ceftriaxone, azithro, vanco, or linezolid? Just raise your hand. Dr. Shahi, is it the right answer? No. Another candidate? Dr. Agrawal sir? Options are ceftriaxone, azithromycin, vancomycin, linezolid. No, ceftriaxone is not the right answer. Dr. B.B. Gupta sir? Linezolid is not the right answer. Dr. Shalini? Vancomycin. Dr. Shalini has given the right answer. So big round of applause. So vancomycin की dosing एक बार आप बताओ। Sir, 1 gram BD is the ideal dose of vancomycin. क्रिएटिनिन देखते हुए हम लोग को, अगर क्रिएटिनिन जंप कर रहा है 0.5 का भी अगर क्रिएटिनिन जंप करता है, उससे ज़्यादा जंप करता है, then we can divide the dose. 500 TDS जा सकते हैं, even 250 QDS भी जा सकते हैं, ID भी जा सकते हैं। और वो रेडमैन सिंड्रोम बता दीजिए। हाँ, अगर वैंकोमाइसिन फ्लश में दिया जाता है, अगर कोई 10 मिनट में दे दिया वैंकोमाइसिन, तो ओवर 15, 20, 25 मिनट्स तक धीरे धीरे चलने वाली एंटीबायोटिक है। अगर किसी ने फास्ट दे दिया तो हिस्टामिनिक रिलीज जो होती है वो फास्ट होती है, हिस्टामिनिक रिलीज वैसे भी होती है स्लो में भी, बट फास्ट होती है, तो पेशेंट को बॉडी रेड होने लगेगी, फीवर आने लगेगा, इचिंग होने लगेगी, दैट मींस इट्स अ कंफर्म केस ऑफ रेडमैन सिंड्रोम। ये है। दूसरा, लाइनोजोलिड ओपीडी बेसिस पे एक अच्छी एंटीबायोटिक है, बट यूरिन में हम लाइनोजोलिड नहीं यूज करते क्योंकि वो कंसंट्रेट ही नहीं होती है, क्योंकि सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन नहीं होती है। अगर यही एंटेरोकोकस का निमोनिया होता या एंटेरोकोकस का स्किन इन्फेक्शन होता
तो वैंकोमाइसिन के ऊपर हम लोग लाइनाजोलिन को प्रेफर करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि यूटीआई पूछा था तो हम लोग लाइनाजोलिन नहीं यूज करेंगे। So great. Vancomycin is the right answer. Vancomycin always be given infusion, never directly. Yes. So next question from this side. Which antibiotic can be fatal when given in bolus? Raise your hand please. Dr. Agrawal. Penicillin G, is it? No, that's not the right answer. Dr. Rita Mishra? Azithromycin is the right answer. A big round of applause to Dr. Rita. That's the right answer. Just Azithromycin should be given in infusion at least 1 hour. आप 1 hour से ज़्यादा दे दीजिए, but don't give in less than 1 hour. क्योंकि at least I have myself seen 3 cases जहाँ पर स्टैट में दिया गया, पेशेंट 1 मिनट के अंदर अरेस्ट में गया। so other antibiotics can be कैन बी गिवन, Meropenem and मेरोपेनेम भी आप कैन बी गिवन। मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हिच एंटीबायोटिक कैन बी फैटल व्हेन गिवन इन बोलस। तो आइडियली तो मेरोपेनेम भी ओवर 2 आवर इन्फ्यूजन पे देना चाहिए, उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव कर जाती है। बट कौन सी एंटीबायोटिक फेटल होगी अगर बोलस में दी? तो एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कभी भी बोलस में नहीं देना चाहिए। so it should be given in 1 hour. Always over 1 hour, minimum 1 hour. So this is the last question, I guess. So anyone can answer from both the sides. Just you have to raise your hand. Dr. Pandey will select antibiotic having least CNS penetration. Ceftriaxone, azithro, miro, or cholesterol. Just raise your hand. डॉक्टर रीता ने पहले उठाया। नहीं, वो दूसरे कैंडिडेट को सेलेक्ट करिए एक बार। Is it no? Huh? Yeah, cholesterol is the right answer. Cholesterol is having the least. Just need the antibiotics. So ceftriaxone, meropenem has got very good CNS penetration. Azithromycin की CNS penetration कम है, but कोलेस्टीन की CNS penetration उससे भी कम है। इसीलिए अगर कोई MDR ऑर्गेनिज्म होता है जो CNS को इफेक्ट करता है, यूजुअली न्यूरोसर्जिकल पेशेंट होते हैं जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, उसमें हम लोग को इंट्राथीकल देना पड़ता है। मतलब IV कोलेस्टीन सेप्सिस को रोकेगा और CNS में जो इन्फेक्शन बना हुआ है उसको हम लोग थ्रू इंट्राथीकल देना पड़ता है। सो देयरफॉर इवन एजिथ्रोमाइसिन हैज सम पेनिट्रेशन, कोलेस्टीन का उससे भी कम है। And why should we use a tall cholesterol in CNS infection? सर ये ज़्यादातर यूज होता है जो न्यूरोसर्जिकल पेशेंट होते हैं जिनमें EVL हुआ रहता है या कोई अंदर शंट पड़ा रहता है, वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो जो इन्फेक्ट होता है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से होता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मोस्टली MDR होते हैं। तो MDR ऑर्गेनिज्म के चलते हमको कोलेस्टीन यूज करना पड़ सकता है, करना पड़ता है। पीडियाट्रिक में कोई नाम भी निशान नहीं है, पीडियाट्रिक में कहीं Yes. मेंशन भी नहीं cholesterol in CNS infection। इसीलिए सर मैंने पीडियाट्रिक एक जगह आया भी था तो वो स्किप किया था क्योंकि मुझे पीडियाट्रिक नहीं आता है। डिपेंड करता है कि सर आईसीयू में पेशेंट है कि नहीं है। हाँ, और कई ICU में कई नाम ही नहीं है, पूरे लिटरेचर में cholesterol का नाम ही नहीं है CNS infection में। Very true, sir. So the forum is now open for the question and answer. I'm sure you people have good number of questions. So Dr. Pandey. So any questions? Shankar ji, ये mic थोड़ा सा rotate कर Yes, दीजिए. sir. हाँ डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर शाली। How about the treatment of VDRL positive patients, especially patients who want to go abroad for so the biggest problem with going abroad is you have to do VDRL. They do VDRL or they do RPR. टीपीएचए भी कराते हैं सर। TPHA भी कराते हैं। हो सकता हो कोई भी कभी ना निगेटिव हो। आई हैव पेशेंट जो हम 1 साल से वो सीरियली हम लोग करवा रहे हैं कि अब कब जाने को मिलेगा, वो निगेटिव नहीं होता है। यू हैव फुली ट्रीटेड द पेशेंट, आपने उनके पर्चे पे लिख दिया, मुहर मार दिया, सब कर दिया कि उनको दिखा देना, बट वो निगेटिव नहीं आएगा। VDRL सपोज टू बिकम नेगेटिव आफ्टर 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ वो ले सकता है, बट 6 मंथ के बाद भी नहीं आ रहा है, 1.5 साल के बाद भी नहीं आ रहा है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है कि क्या देने से आएगा। ये सारे टेस्ट पुराने टेस्ट हैं, नए टेस्ट होने चाहिए। जैसे एक टेस्ट होता है FDA फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग, एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए वो रूटीन स्क्रीनिंग का पार्ट नहीं है। TPHA, RPR, VDRL ये सब अभी बहुत सस्ते हैं, ये स्क्रीनिंग का पार्ट है, जो फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं और कभी नेगेटिव नहीं भी होते हैं, डिस्पाइट कि उसको इन्फेक्शन
बहुत पहले ही ट्रीट हो चुका है। सब हिस्ट्री देते हैं कि पहले हम पेनिसिलिन ले चुके हैं, हम लोग 1 महीने डॉक्सीसाइक्लिन भी खिला देते हैं, बट वो नेगेटिव नहीं होता। पांडे ये कहा जाता था कि सिफिलिस का ट्रीटमेंट इज सिंगल डोज ट्रीटमेंट। Yes, sir. क्या है ऐसा? आपने कहा 1 महीने ट्रीटमेंट किया आपने। सर ऐसा क्यों? जैसे सिंगल डोज HIV है, नॉन HIV है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट में सिंगल डोज ट्रीटमेंट होता है। अल्टरनेट ट्रीटमेंट होता है कि जो पेनिसिलिन एलर्जिक है, जिसको नोन है कि पेनिसिलिन एलर्जिक है, आपके यहाँ पेनिसिलिन नहीं अवेलेबल है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो अल्टरनेट डॉक्सीसाइक्लिन हो गया। हाँ मैम, पेनिडियोर मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। बेंजाथिन पेनिसिलिन। हाँ, बेंजाथिन पेनिसिलिन अवेलेबल है, क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन नहीं मिलता है आसानी से, बेंजाथिन पेनिसिलिन मिल जाता है। दूसरा सिंपल, यदि किसी का VDRL पॉजिटिव या TPG पॉजिटिव आता है, ऐसे पेशेंट का कोई सिम्टम्स नहीं है, हाँ। ओनली हैव ऐसे मिल गया स्क्रीनिंग। आप ट्रीटमेंट का क्या, जैसे आपने कहा कोई सिम्टम नहीं है, ट्रीटमेंट कर किस चीज का रहा है? सर लेटेंट सिफिलिस मानते हैं, अगर पुराना हिस्ट्री दे दिया है कि हमको लगा है, तब तो वो आजीवन उसका पॉजिटिव आना है, उसके लिए हम लोग नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर हिस्ट्री नहीं दिया है और हिस्ट्री पूछने पे बताता है कि हाँ हमको पेनाइल अल्सर था या शंकर की हिस्ट्री देता है पेशेंट, तो मतलब प्राइमरी सिफिलिस का तो हम लोग को सोर्स मिल चुका है कि प्राइमरी सिफिलिस हुआ था। अब ये लेटेंट हो गया होगा या रिमूव हो गया होगा बॉडी से, तो अगर लेटेंट भी हो गया होगा तो सिंगल डोज हम लोग को देना है। और या अगर पेशेंट HIV निकलता है तो हर HIV पेशेंट जिसमें सिफिलिस पॉजिटिव निकलता है उसका पहले लंबर पंचर करके न्यूरोसिफिलिस रूल आउट करना होता है। अगर न्यूरोसिफिलिस नहीं है तब फिर हम उसको पेनिसिलिन जी देते हैं अल्टरनेट वीक्स करके 3 डोज के लिए। ये ट्रीटमेंट है। किसी का TPH पॉजिटिव आता है और हाँ। हिस्ट्री नहीं देता है शंकर का, हाँ। ऐसे पेशेंटों में क्या चांसेस हैं कि ट्रीटमेंट के आधार पे, नॉन ट्रीटमेंट और कितना % चांस है कि पेशेंट डेवलप सेकेंडरी आर्टरी सिफिलिस, बिकॉज़ टर्शियरी सिफिलिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, एओर्टो आर्थराइटिस, कैंसरस, स्पेशली न्यूरोसिफिलिस। तो कितना % चांस है, क्या उस बेसिस पे हम ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं इसको ट्रीट करना ही चाहिए? क्योंकि यदि न्यूरोसिफिलिस हो गया और एओर्टो आर्थराइटिस हो गया, इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन। क्या ऐसा कुछ है डाटा? सर सिफिलिस कम्युनिकेबल डिजीज है, तो हम लोग को उसी समय ट्रीट कर देना चाहिए अगर ट्रीटमेंट हिस्ट्री दी है, ताकि वो किसी नए को ना दे। ये प्राइमरी हो गया, ये पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि 1 से 2 पेशेंट अगर बन रहे हैं तो हमको वो रोकना है। दूसरा, अगर आपने पेशेंट को छोड़ दिया है, ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो वो लेटेंट से कभी भी वापस आ जाता है, टर्शरी में चला जाता है, सेकेंडरी में चला आता है। तो परसेंटेज में तो सर बताना मुश्किल है मेरे लिए, बट ये है कि अगर आप किसी को ट्रीटमेंट छोड़ते हो तो उसका वापस आने का चांस है, सो वो सेकेंडरी सिफिलिस या वो टर्शियरी सिफिलिस डेवलप कर सकता है लेटर स्टेज पे। मतलब जितने भी TPH पॉजिटिव हम लोग पास आते हैं, हाँ। अक्सर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। करना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट। डॉक्टर बीबी गुप्ता सर दीजिए माइक आपने दीजिए। कहा कि आपके प्रैक्टिक आपका सेकंड थर्ड डे भी पॉजिटिव आता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फेब्राइल पेशेंट में 2-3 दिन कुछ न करिए, वेट करिए। आप कह सर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। तो ऐसे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ बेसिकली, तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? आई एम थिंकिंग ऑफ टाइफाइड 3 दिन वेट करेंगे, 3 या 5 दिन वेट करते हैं हम लोग। सर ब्लड कल्चर शुरू से पॉजिटिव आता है। क्या होता है पहले दिन ही भेजते हैं? अगर सर आपको लगता है, पहले दिन कैसे टाइफाइड लग सकता है? नहीं तो सर पहले दिन नहीं लग सकता, लेकिन एंटीबायोटिक तो सर हम स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली नहीं करते हैं, इसका पेशेंट नहीं करते हैं सर। अगर कोई नहीं कर रहा है, अगर कोई कर रहा है, देन सेंड कल्चर। मतलब कल्चर का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करना पड़ रहा है एक सिक पेशेंट में, देन यू हैव टू सेंड कल्चर। आप क्या बैक्टेरिया 3 दिन में पॉसिबल है? हम लोग नॉर्मली गोरखपुर से हाँ। एक ही आदमी कर रहा है पैथोलॉजिस्ट, वो भी तीसरे दिन चौथे दिन मैं रूटीन में भेजता हूं सबमें जो है तीसरे चौथे दिन, बाय द टाइम आई हैव टू डू समथिंग और अदर। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से पहले या दूसरे दिन ही भेजना चाहिए? सर अगर एंटेरिक फीवर की डायग्नोसिस इसीलिए चैलेंजिंग है क्योंकि उसमें सब नॉन स्पेसिफिक है। शुरू में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि वायरल फीवर है या नहीं है। तो आप जब हम लोग पहले फॉलोअप में बुला रहे हैं पेशेंट को, उसके पहले हम ये मान के हम चल रहे हैं कि कोई एंटीबायोटिक नहीं दी गई है। अगर सेफोडॉक्सिन दे रहे हैं, क्योंकि सेफोडॉक्सिन, सेफिक्सिम, सेफिरॉक्सिम ये 3 एंटीबायोटिक है, ये तीनों इस समय एंट्रिक फीवर पे अच्छा काम नहीं कर रही है। इन केस दे भी दिया है किसी ने, तो वेरी सेफली 5th डे पे अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है और आपको लग रहा है कि ब्लड काउंट में न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपेनिया किसी भी तरफ जा रहा है, तो यू कैन वेरी सेफली सेंड ब्लड कल्चर, उसमें वो ग्रोथ आती है। और ये ब्लड कल्चर हमारे लिए 2 तरह से इम्पॉर्टेंट होता है। एक हमारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यही ऑर्गेनिज्म आया था और यही डायग्नोसिस है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो ये ब्लड कल्चर फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारी डायग्नोसिस नेल हो गई है, यही डायग्नोसिस है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
मैं जो मेरा पिछले 6 महीनों से भेज रहा हूँ 90% स्टेराइल आता है, जबकि मैं पहली भेज देता हूँ, कोशिश करता हूँ, और किसी में कोई माइल्ड ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हो रहा है, मतलब किसी में जहाँ सामने सोचा भी किसी में पॉजिटिव आया ही नहीं जब कहीं। और सर जब आप डेटा देखेंगे मुंबई का, चेन्नई का, सारे बड़े शहर का, वहाँ आपको ब्लड कल्चर पॉजिटिव डेटा मिलेगा। कैलकाटा का तो हम लोग सर भेज देते थे तो ब्लड कल्चर पॉजिटिव डेटा मिलता था। तो जितने जगह पे ये बैकटेक मशीन जल्दी यूज होने लगी है, वहाँ जल्दी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जल्दी आइडेंटिफाई होता है, और विद इन 3 to 4 days आपको कम्युनिकेट हो जाता है पूरा। आपके हिसाब से आपको मतलब फातिमा में पॉजिटिव आ जा रहे हैं जो है, जैसे टाइफाइड सर में? मतलब मेरे पास जितने लिमिटेड पेशेंट है उसमें भेजा है, उसमें तो एक पेशेंट पॉजिटिव आया था, क्योंकि सर आते आते पेशेंट भी ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ लिया रहता है पेरिफेरी से, सही, मेरा भी अनुभव रहा है कि एक वो रहता है, बट यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन फुल डोज पे बहुत कम लोग लिए रहते हैं। Any other question? So we are mostly dealing with the vascular things. So what do you suggest preventive strategy? At times many patients develop long fever as well. So we are just dealing the vessel to vessel, right? Yes, yes, sir. So सर वेस्कुलर में जो सिचुएशन होती है वो कार्डियोवैस्कुलर इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बार एंडोकार्डाइटिस होता है, सामने नहीं आता है अनटिल अनलेस कि वो लिफलेट के ऊपर तक आ जाता है। नहीं vascular सर वैस्कुलर, केवल vascular। सो केवल वैस्कुलर के लिए सर एक तो फॉरेन बॉडी गया रहता है, हाँ फॉरेन बॉडी गया रहता है, तो लो ग्रेड फीवर अगर पेशेंट को है और अदर कोई सिम्टम नहीं डेवलप हो रहा है तो वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है। पस बन रहा है तो डेफिनेटली सर आपको कल्चर भी भेजना रहेगा और स्टैफ स्ट्रेक को कवर करना रहेगा, तो स्टैफ और स्ट्रेक को कवर करना रहेगा, तो उसमें सर क्लिंडामाइसिन है, एमॉक्सिक्लेव है, दिस वर्क वेरी गुड, अभी भी ये बेस्ट है वर्क करने के लिए। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है और सेलुलाइटिस डेवलप हो रहा है तो लाइनाजोलिड इज द अदर चॉइस जो हम लोग यूज कर सकते हैं अगर इंजेक्टेबल नहीं यूज करना है। टेलीजोलिड अभी आ रही है, वंस अ डेली थेरेपी रहेगी, तो ये थेरेपी हो जाती है सर। इसके अलावा सर क्योंकि प्रोसीजर आप लोग करते हैं इन हॉस्पिटल, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड का उतना ही पॉसिबिलिटी होता है जितना हॉस्पिटल एक्वायर्ड, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म आर MDR। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में हुआ है, प्रोसीजर रूम के बाद हुआ है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की आप डायग्नोसिस बना रहे हैं, फिर बेटर गो विद लाइनाजोलिड फर्स्ट।